जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज शुरू करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में समझेंगे ब्लड वेसल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिकाएं क्या होती है, धमनी, शिरा और केशिकाएं में क्या अंतर होता है, इसको समझेंगे बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग देखते हैं। हेडिंग है ब्लड वेसल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त वाहिकाएं के नाम से जाना जाता है। देखिए परिभाषा समझिए, अगर जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, अगर वो मोटर पंप है तो ब्लड वेसल्स मोटर पाइप है। जैसे बिना पाइप के पानी कहीं भी नहीं जा सकता, वैसे ही सेम वैसे ही बिना ब्लड वेसल्स के, बिना रक्त वाहिकाओं के खून कहीं भी नहीं जा सकता। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, एक मान लीजिए जो मोटर ले लीजिए, एक जैसे आप दिल हो गया, दिल को आप मोटर समझ लीजिए। मोटर क्या करता है, मोटर चलता है तो पानी निकलता है। वैसे जब हम लोग का हृदय होता है, चलता है तो खून ब्लड निकलता है। तो मान लीजिए हमें किसी एक विशेष स्थान पर पहुंचाना है, तो उसके लिए हम पाइप लगा देते हैं। कहीं हमें खेत पटाना होता है तो उसके लिए मोटर में हम पाइप लगा देते हैं, ताकि पानी जाकर ओइजा गिरे, वहाँ पर गिरे और खेत पाट जाए। तो सेम वैसे ही हमारे जो दिल होता है, हृदय होता है, इसी को हमें पूरे सेल के पास न्यूट्रिएंट पहुँचाना है, पोषक तत्व पहुँचाना है, ऑक्सीजन पहुँचाना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आना है। तो जो दिल क्या करता है, तो दिल खून को पंप करता है, और जैसे पंप करता है तो उसमें होता है ब्लड वेसल्स, जिसको बोलते हैं रक्त नलिकाएं। उसी के माध्यम से रक्त वाहिकाओं के माध्यम से जो खून होता है हर एक सेल के पास पहुंचता है, और ऑक्सीजन देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट मटेरियल जितना भी हो जाता है वहाँ से लाकर शरीर से बाहर निकाल देता है। यही पूरी प्रक्रिया होती है ब्लड वेसल्स में। देखिए उसके बाद समझिए, ब्लड वेसल्स नलियों जैसी संरचना होती है, जो खून को इधर उधर ले जाती है। अगर सोचिए रक्त वाहिकाएं न हो तो जो खून होता है हर एक सेल के पास नहीं पहुंच पाएगा। हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, रक्त वाहिकाएं नहीं होगी तो हर सेल के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो सेल वहां का डेड कर देगा, मर जाएगा, धीरे धीरे ऐसे पूरी शरीर मतलब खराब हो जाएगी। इसीलिए हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए। तो हार्ट जो होता है, हृदय जो होता है, वो ब्लड को पंप कर देता है। रक्त वाहिकाएं होती है, उसमें ब्लड घूमता रहता है, वही ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, जितने भी पोषक काम की चीज़ होता है वो हर सेल के पास पहुंचा देता है, और वहाँ से जो बेकार की चीज़ें बच जाती है उसी को वहाँ से बाहर ला देता है, बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद समझिए टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती है, क्या क्या नाम है, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले आर्टरी, जिसको हिंदी में धमनी बोलते हैं। दूसरा होता है वेन, जिसको हिंदी में शिरा बोलते हैं। और तीसरा होता है कैपिलरी, हिंदी में जिसको केशिका के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक एक को समझते हैं कि आर्टरी, वेन और कैपिलरी क्या क्या होता है, और क्या क्या तीनों में अंतर है, उसको समझते हैं। आप तो चलिए एक एक को समझते हैं। सबसे पहले आर्टरी समझेंगे, उसके बाद वेन समझेंगे, उसके बाद कैपिलरी। सबसे पहले हम समझेंगे कि धमनी क्या होता है, उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, पहला हम देखते हैं। पहला है आर्टरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं धमनी। देखिए धमनी क्या करती है, जो आर्टरी होता है दिल से खून बाहर ले जाती है। जो धमनी हो गया, यह क्या करता है, जैसे दिल पंप कर दिया तो जैसे ही पंप करेगा तो खून बाहर निकलेगा, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो आर्टरी जो धमनी होती है पूरे शरीर में लेकर फैलाने का काम करती है। देखिए मोस्टली इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें O2 घुला होता है। शुद्ध रक्त इसी के अंदर रहता है, जाता है, शुद्ध रक्त जाता है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है उसको समझते हैं। देखिए एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है। जो पल्मोनरी आर्टरी हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं फुसफुस धमनी, इसमें CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड मतलब जाता है। अशुद्ध रक्त बहता है इसमें, शुद्ध रक्त नहीं, अशुद्ध रक्त बहता है। इसीलिए इसमें एक अपवाद होता है, उसी को देखिएगा, एक्सेप्शन को देखिएगा। अब चलिए देखते हैं कि इसकी संरचना कैसी होती है। जो धमनी होती है इसकी संरचना कैसी होती है। देखिए इसकी संरचना, सबसे पहले थिक वाल, मोटी दीवार होती है। ये हो गया धमनी की संरचना। ये जो दीवार हो गया ये ऊपर वाला, ये बहुत मोटी होती है। मोटी क्यों होती है उसको भी समझते हैं। ये ऊपर की बहुत मोटी होती है। इलास्टिक होती है, इसमें लचीलापन होता है, फैल सकता है, सिकुड़ सकता है। तीसरा समझिए हाई प्रेशर, इसमें जो खून की बहाव होता है इतना तेज़ होता है, प्रेशर इसमें इतना हाई रहता है, इसीलिए मोटी रहती है, इलास्टिक रहती है, ताकि खून खूब तेज़ से बहे तो कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा तो फैल जाएगा, इलास्टिक होती है। और जब मोटी रहेगी तो कहीं से लीकेज नहीं होगा, फट भी नहीं सकता है। इसीलिए इसमें प्रेशर हाई रहता है, थिक वाल रहता है,
इलास्टिक का गुण होता है और हाई प्रेशर होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये शरीर के मोस्टली अंदर ही पाया जाता है, बाहर देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके बाद उदाहरण लेकर समझा जाए। उदाहरण देखिए, एरोटा सबसे बड़ी धमनी है। जो एरोटा होता है ये सबसे बड़ी धमनी है। धमनी में सबसे बड़ी धमनी पूछेगा तो एरोटा लगाइएगा। देखिए धमनी की दीवार मोटी होती है क्योंकि खून तेज़ दबाव से जाता है। इसमें जो प्रेशर होता है हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर को जैसे बीपी होता है 120 इंटू 80, तो ये हो गया सिस्टोलिक वाला प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। इसमें प्रेशर हाई है। अब आएगा डायस्टोलिक, जो वेंस में बहता है, उसमें डायस्टोलिक प्रेशर हो जाएगा। डायस्टोलिक प्रेशर तो उसको भी समझ लेंगे आगे हम। तो चलिए अब समझते हैं, इतना हो गया तो चलिए अब समझते हैं वेंस। सीरा समझते हैं कि सीरा क्या होता है, वेंस क्या होता है उसको समझते हैं। तो अब समझते हैं वेंस, जिसको हिंदी में सीरा बोलते हैं, यह क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, वेन हिंदी में सीरा के नाम से जाना जाता है। यह काम क्या करता है, वेंस खून को दिल की तरफ वापस लाती है। जो वेंस का काम है, जो खून को क्या करता है, दिल के पास वापस लाता है। और जो धमनी होता है ये दिल से खून को पूरे शरीर में फैलाने का काम करता है। वेंस हो गया ये खून को हार्ट के पास, हृदय के पास लाएगा। और जो धमनी हो गया हृदय से पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है। उसके बाद समझिए इसमें क्या होता है, मोस्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन, एक अपवाद है। अपवाद क्या है उसको समझते हैं। पल्मोनरी वेन जिसको हिंदी में बोलते हैं फुसफुस सीरा, इसमें क्या होता है, इसमें O2 मतलब शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त बहता है। क्या करता है फुसफुस सीरा क्या करता है, राइट वेंट्रिकल दायां नीलाई से लंग्स में खून को प्यूरिफाई करने के लिए लेकर जाता है। वह क्या मतलब शुद्ध रक्त बहता है। जो धमनी होता है इसमें शुद्ध रक्त बहता है और वेंस में अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद क्या है, फुसफुस वेंस, इस फुसफुस सीरा देखिए वेंस हो गया, वेंस में क्या बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन पल्मोनरी वेंस जो हो गया उसमें फुसफुस सीरा हो गया, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। यही मोस्टली देखने के लिए मिलता है। इम्पोर्टेंट यही है, जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, यही बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। अब चलिए समझते हैं इसकी स्ट्रक्चर, संरचना कैसी होती है। जो ट्यूब हो गया उसकी संरचना देखते हैं। सबसे पहले देखिए वेंस की संरचना, थिन वाल, जो उसका वाल होता है, ये जो बाहरी वाल ये पतली होता है, मोटा नहीं होता है। धमनी का मोटा होता था, इसका पतला होता था। इसमें लो प्रेशर रहता है, प्रेशर ज़्यादा, इसमें प्रेशर लो होता है। प्रेशर लो इसलिए होता है क्योंकि इसका एरिया जो है, एरिया ज़्यादा है। जब एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। धमनी में एरिया कम है, जब एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बहुत ही रफ्तार में खून बहेगा। इसलिए इसमें एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर बहुत तेज़ हो जाएगा, इसलिए लिखा है लो प्रेशर। तीसरा होता है वाल प्रेजेंट। इसमें देखिए वाल कपाट मौजूद होता है ताकि खून ऐसे सीधा जा रहा है, ताकि खून ऐसे सीधा जाए, वापस ना लौटे। देखिए इसमें वाल प्रेजेंट होने का मुख्य कारण यही है कि यहाँ से खून गया, अब यहाँ चला गया, अब यहाँ से सोचा कि वापस लौट जाए। कपाट की संरचना देखिए ऐसी है, जैसे खून सोचेगा वापस आने के लिए तो सबसे पहले प्रेशर यहाँ पर मारेगा, यहाँ पर प्रेशर साइड में मारेगा, तो जो वाल क्या होगा, ये आगे से ऐसे बंद हो जाएगा। इसीलिए खून जो रहेगा वापस नहीं आ पाएगा, आगे जाता रहेगा, आगे चला जाएगा जहाँ उसको जाना है। ऐसे पूरी प्रक्रिया चलती रहती है, इसीलिए इसमें वाल प्रेजेंट होता है। देखिए सिराओं में वाल कपाट होते हैं ताकि ब्लड वापस नीचे ना आए। अगर नीचे आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर हार्ट के पास आ जाएगा तो हार्ट कितना पंप करेगा, हार्ट फेलियर की संभावना देखने के लिए बहुत मिलता है। चलिए एक उदाहरण लेकर समझते हैं। जो वेना कावा होता है, ऊपर होता है सुपीरियर वेना कावा, नीचे से जब ब्लड जाता है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा सिरा देखने के लिए यही मिलता है, यही दोनों हमें देखने के लिए मिलता है, इसलिए नाम लिख दिया है, वेना कावा के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि कैपिलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं केशिकाएं, क्या होती है उसको समझते हैं। तो चलिए तीसरा है कैपिलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं केशिका, या बहुत जगह केशिकाएं के नाम से जाना जाता है। चलिए इसको समझते हैं। लास्ट होता है, इसको क्या होता है उसको समझते हैं।
हेडिंग क्या है? कैपिलरी, हिंदी में केशिका या कहीं कहीं केशिकाएँ देखने के लिए मिलता है। नाम कुछ भी उससे क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। जो केशिकाएँ होती हैं बहुत पतली नली होती है, यही असल काम करती है। जो केशिकाएँ होती है ये बहुत ही पतली नली होती है, इतना पतला होता है कि हम देख नहीं सकते हैं, मतलब बाहर से नहीं देख सकते हैं, बहुत पतली होती है। और मेन फंक्शन यही, असली काम यही करता है। काम क्या करता है उसको समझते हैं। इसका वाल जो होता है, इसकी मोटाई कितनी होती है? आप सेल देखें, एक सेल देखिएगा, एक सेल तो आप देख नहीं पाएंगे, उसके लिए माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, सब माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। जैसे एक सेल की मोटाई होती है सेम वैसे ही कैपिलरी होती है, उसकी मोटाई होती है। देखिए ओनली वन सेल थिक, एक सेल की जितनी उसकी मोटाई होती है, जितना मोटा एक सेल होगा उतनी ही कैपिलरी केशिकाएँ उतनी ही मोटी होगी। फंक्शन इसका मेन होता है। फंक्शन देखिए क्या होता है, कार्य क्या करता है, फंक्शन वही। देखिए पहला फंक्शन हो गया ऑक्सीजन पहुंचाता है हर सेल को। देखिए जितने भी हमारे शरीर में सेल हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो कैपिलरी क्या करता है, जो केशिकाएँ होता है ये क्या करता है, हर सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीजन को उठाकर हर सेल के पास पहुंचाने का काम करता है, पहला काम। दूसरा काम समझिए, फूड में क्या, न्यूट्रिशन, पोषक तत्व पहुंचाता है हर सेल के पास। जब कुछ भी हम खाना जब खाते हैं तो ब्लड में मिल जाता है, और जब ब्लड में मिल गया तो हर सेल को हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, काम करने के लिए पोषक तत्व चाहिए, तो यही काम करता है, हर सेल के पास पहुंचाने का काम करता है। दूसरा काम हो गया। तीसरा समझिए, तीसरा हो जाता है वेस्ट निकालना हर सेल से। देखिए कुछ भी जो हम खा पी लेते हैं, ऑक्सीजन लेकर गया तो वहाँ पर भी तो हर सेल के पास जब ऑक्सीजन लेकर जाता है तो वहाँ पर भी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना होगा, कुछ और लेकर गया न्यूट्रिएंट तो उसमें तो कुछ बेकार सामान बचा होगा, तो वहाँ से क्या करता है, वहाँ से उठाकर बाहर निकालने का काम करता है। इसका मेन 3 काम होता है। पहला हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाएगा, और भी काम होता है। दूसरा न्यूट्रिशन हर सेल को पहुंचाता है, और वहाँ पर जो सेल के पास पहुंच गया वहाँ जो भी खराब चीज़ बच गया उसको वहाँ से उठाता है और बाहर निकालने का काम करता है। और भी बहुत काम करता है, लेकिन ये 3 थोड़ा ज़रूरी काम है, तो इसको हम देखते हैं। उसके बाद समझिए, जो लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो रक्त नलिकाएँ होती है उसका लेयर हम देखते हैं। उसको लेयर हम देखेंगे क्या क्या नाम होता है उस लेयर का, और हम समझेंगे। लेयर समझते हैं। ये हो गया नली, ब्लड वेसल्स हो गया। जो इसका सबसे ऊपरी भाग वाला है, इस लेयर का नाम है टूनिका एक्सटर्ना के नाम से जाना जाता है। ये बाहरी परत है। अब ये अंदर वाला हो गया, अब ये भी अंदर वाला हो गया। इस अंदर वाला का नाम है टूनिका इंटीमा के नाम से जाना जाता है, आंतरिक परत। अब किस मसल्स का बना होगा उसका भी तो एक नाम होगा। तो देखिए टूनिका मीडिया मांसपेशीय परत है, जो टूनिका मीडिया है ये मांसपेशीय परत है। उसके बाद समझिए, जो धमनी में होता है टूनिका मीडिया मांसपेशीय परत, ये बहुत ज़्यादा मोटी होती है। मोटी इसलिए होती है ताकि इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं से लीक ना कर दे, कहीं से फट ना जाए, इसलिए इसको मजबूत बनाया जाता है। तो चलिए अब कुछ डिसऑर्डर होता है उसको भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं, और भी कुछ बेसिक जानकारी है उसको भी देख लेते हैं। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं ब्लड प्रेशर का रिलेशन, उसके बाद समझेंगे कॉमन डिसऑर्डर क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है ब्लड प्रेशर का रिलेशन, इससे हमें क्या मतलब है और क्या हमें समझ में आएगा उसको समझते हैं। देखिए जो धमनी होता है, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में आर्टरी के नाम से जाना जाता है, इसमें क्या होता है हाई प्रेशर, जो प्रेशर इसका होता है इसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसकी एरिया कम होता है। एरिया कम होगा तो प्रेशर अपने आप ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद समझिए दूसरा होता है सीरा, जिसको वेन कहते हैं अंग्रेजी में। इसमें होता है लो प्रेशर। प्रेशर इसमें लो इसलिए होता है क्योंकि बहुत ही मोटा होता है और इसमें वाल प्रेजेंट होता है, ताकि जो खून आगे जा रहा है वो पीछे ना लौटे, पीछे ऐसे वापस ना लौटे, इसलिए वाल पाया जाता है। पीछे जैसे लौटेगा वाल बंद हो जाएगा। इसमें लो प्रेशर और धमनी में हाई प्रेशर। लो प्रेशर क्योंकि इसमें एरिया ज़्यादा है तो खून आराम से जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखिए इसी कारण धमनी में ब्लीडिंग तेज़ होता है। जो धमनी हो गया, धमनी कट गया तो इसमें खून बहुत तेज़ रफ्तार में बहेगा, धीरा नहीं बहेगा। और उसके बाद समझिए जो सीरा होता है, जिसको वेन बोलते हैं, इसमें ब्लीडिंग धीरे धीरे होगा। तो ऊपर देखिएगा जो हम लोग का हाथ होता है तो ऊपर पाया जाता है वेन सीरा पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है धीरे धीरे बहेगा कटने पर, और इसी के अंदर एकदम गहराई से जब काट देंगे कट जाएगा धमनी आर्टरी जब कटेगा तो खून जो खून होगा उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो खून बहुत ही तेज़ रफ्तार में बहने लगता है, निकलने लगता है। देखिएगा बहुत लोग ब्लैकमेल करने लगते हैं, धीरे से पत्ती ले लेते हैं, ऊपर से तन हाथ काट कर दिखाते हैं कि देखो हम हाथ काट लिए।
उनसे कहिएगा कि तनी मन काटिए, एकदम पतिया लेके हैं एकदम गहराई से अंदर एकदम किचकिचा कर अंदर से काटिए, पत्ती लेके एकदम अंदर से किचकिचा कर काटिए। जैसे ही अंदर से काटेगा तो जानते हैं क्या होगा, पूरा जब आर्टरी होगा, धमनी होगा, वो कट जाएगा और खून इतनी रफ्तार में बहेगा कि आधा घंटा के अंदर उसकी पूरी सेवाएं समाप्त हो जाएगी, दोबारा ब्लैकमेल करना बंद कर देगा। तो चलिए कुछ डिसऑर्डर होता है उसको समझ लेते हैं। डिसऑर्डर समझते हैं। पहला क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस, यह क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो आर्टरी होती है, धमनी होती है, इसमें फैट वसा जमा हो जाता है, जिसके माध्यम से खून जो ब्लड होता है वह अच्छे से फ्लो नहीं हो पाता है। दूसरा समझिए वेरिकोज वेन्स, इसमें क्या हो जाता है, जो शिरा होता है, जो शिराएँ होती है फूल जाती है, मोटी हो जाती है, फूल जाती है तो दिक्कत परेशानी होने लगता है। उसके बाद समझिए, और तीसरा है लास्ट ब्लड प्रेशर, या तो ऊपर है तो हाई होगा, नीचे है तो लो होगा। यही हमें 3 कॉमन डिसऑर्डर देखने के लिए मिलता है। जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें जो फैट जमा हो जाता है तो उसी को कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपका जो ब्लड होगा फ्लो होगा अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर आप लोगों को ब्लड वेसल्स अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।